नमस्कार, जय हिंद। भास आईक्यू एकेडमी में मैं शरद वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास भूकंप, अर्थक्वेक, व्यापक तरीके से आज हम इसकी पूरी विवेचना आपको करने वाले हैं, पूरी व्याख्या करने वाले हैं। तो देर मत करिएगा, लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा आज के इस सेशन से, इस क्लास से। भूकंप से आप क्या समझते हैं, क्या प्रकार है, कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, क्या कारण है, क्या उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। भूकंप, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ही है, हमने पिछले क्लास के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में बताया था। बिना टेक्टोनिक मूवमेंट के कैसे, किस प्रकार मूवमेंट होता है और उसकी वजह से जो अंतर्जात बल की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, उससे जो भूकंप क्रिएट हो रहा है, जो ज्वालामुखी बन रहा है, उसको बेसिक को समझ करके तभी तो हम भूकंप पे आएंगे, हैं? कैसे ही आ जाएंगे? तो अंतर्जात बल की वजह से जो प्लेटों में मूवमेंट होता है, फिर हिलान होती है और फिर आ जाता है भूकंप। भाई हिलोगे वही भूकंप, वही क्वैक। पृथ्वी हिली तो भूकंप। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन टाइप्स के होते हैं। और जानते हैं, जैसे जैसे हम अपने पृथ्वी में नीचे की ओर जाएंगे, कभी जाकर आप देखिएगा, जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे गहराई में, अंदर की तरफ, तो वैसे ही घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है, वो क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। याद रखिएगा, नीचे आप अगर जाएंगे तो डेंसिटी जो होती है बढ़ती हुई चली जाती है, और जो भूकंप होता है ये डेंसिटी के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे भूकंप नीचे की ओर जाएगा, उसमें मतलब कि नीचे की ओर उसमें दो तरंगे होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब वो नीचे तरंगे जा रही होती हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती हुई चली जाती है। ओके, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चलिए, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जान लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। भूकंप जो होता है ये तीन टाइप्स के होते हैं। और जो सबसे पहले भूकंप वैसे कहां से सबसे पहले क्रिएट होता है? जहां से ये सबसे पहले इसका जो स्रोत होता है वो कहलाता है भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप मूल कहलाता है। ओके, और इसे फोकस भी कहा जाता है। और जब ये सरफेस पे आता है, सरफेस पे जो फील किया जाता है, इसे एपिसेंटर या क्या कहा जाएगा? अधिकेंद्र कहा जाता है। इसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अब जैसा कि तीन टाइप्स के होते हैं भूकंप, कौन कौन से? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होती हैं। पी और एस तरंगे ये बॉडी वेव्स कहलाती हैं। ये जो ये धरती के अंदर ये तरंगे जो होती हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पी और एस तरंगे जो होते हैं ये अंदर की ओर भूगर्भ में इनका विचरण होता है। भूगर्भ में ये जो होते हैं ट्रांजिट होते हैं। लेकिन जो एल यानी लब वेव्स होता है, इन्हें सरफेस वेव भी कहा जाता है। ये सरफेस पर, धरातल पर इनका मूवमेंट हो रहा होता है। ओके, अभी बताते हैं कौन इनमें से है सबसे ज्यादा खतरनाक, उसको भी तो जान लीजिएगा। पी और एस तरंगे, पी और एस तरंगे, इसमें से जो पी तरंगे होती हैं उनकी गति जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अभी हम बताएंगे वो कैसे अंदर की ओर जाती हैं, कैसे एस तरंगे कहां तक जाती हैं, पी तरंगे कहां तक जाती हैं, अभी मैं बता रहा हूं। पहले तो उनकी कुछ गुणों के बारे में, क्वालिटीज के बारे में आप जान लीजिए, क्या क्या होती हैं। पी तरंगे जो होती हैं ये अधिक गति होती है इनकी। ओके, और कम तीव्रता की होती हैं।
और इनमें जो गुण होता है, इनका जो नेचर होता है, वो अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति होती हैं। कैसे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे होती हैं? इसमें तरंगे जो होती हैं पैरेलली ट्रांजिट होती रहती हैं। धक्का मारा आगे बढ़ा, धक्का मारा आगे बढ़ा, ऐसे ये पैरेलल चल रही होती हैं। और ये किसकी तरह होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्वनि तरंग, याद आया? साइंस में पढ़े होंगे। और वहीं एस तरंग जो होती है, ये मध्यम गति की तरंगे होती हैं। पी से तो ये थोड़ी सी धीमी होंगी, लेकिन एल से ये ज्यादा तेज चलती हैं। लेकिन इनकी तीव्रता जो होती है, पी से जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होगी, और एल से जो होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और इनका जो नेचर होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ऐसे चलेंगी, लंबवत चलेंगी। सर, ये क्या सांप चला रहे हैं? नहीं, ये कुछ ऐसे जैसे कि लहरें चल रही होती हैं। और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? प्रकाश तरंगे होती हैं। याद आया? कुछ कुछ उसी नेचर का एस तरंग होती हैं। और जो एल तरंग होती है, ये कम गति तो रहेगी, कम गति, लेकिन जब आएगी तो हिला कर चली जाएगी, पूरी ब्रह्मांड हिल जाएगा, लगेगा अरे क्या आ गया है ये, घर से तुरंत भागो भाई भागो। यही होता है भूकंप की सबसे ज्यादा तीव्रता, जो सबसे ज्यादा जनधन की हानि करते हुए चली जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि इनमें है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ऐसे भी चलेंगे, ऐसे भी चलेंगे, ऐसे मतलब कि हर तरीके से ये विनाश ही करते हुए चलेंगे। चलिए, अब मैं पहले तो ये बता देता हूं ये कैसे विचरण करते हैं धरती के अंदर। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो पी तरंगे होती हैं, जो पी तरंगे होती हैं, ये चाहे तो ये सॉलिड हो या लिक्विड हो, ये दोनों में चल सकती हैं। लेकिन जो एस तरंगे होती हैं, केवल और केवल सॉलिड में ही ये चल सकती हैं, लिक्विड में ये बिल्कुल नहीं चलती हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए, इसी के तर्ज पर हम आपको बताते हैं। ये पॉइंट याद था ना? डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, भूकंप की तरंगों की वेव्स भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब देखिए, ये हमारा था एपिसेंटर था। ओके, ये हमारा एपिसेंटर था। यहां से जो हमारी ये आ रहे हैं, ये पी तरंगे, पी तरंगे कुछ ऐसे की ओर बढ़ती चली आती हैं। पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूं। ये हमारा कोर है, और ये जो है, ये जो आउटर कोर जो होता है, ये हमारा ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जो इनर कोर होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, जो अंदर का इनर कोर होता है, ये सॉलिड होता है पूरा, और ये भी पूरा सब सॉलिड ही है ये सब। बस ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये लिक्विड होता है। आउटर जो कोर होता है ये लिक्विड होता है, इनर कोर जो होता है ये सॉलिड अवस्था में होता है, इनर वाला। ओके, याद रखिएगा। चलिए, अब ये हमारा चल रहा है पी तरंगे। पहले तो हम पी तरंगे दिखा देते हैं। पी तरंगे ऐसे बढ़ते हुए चलती हैं, ऐसे। लेकिन जब ये लिक्विड में चली जाती हैं, तो इनकी गति धीमी हो जाती है। ये देखिए, धीमी होती चली गई। तब ये कहीं पर भी यहां पर नहीं दिखाई पड़ रही होंगी। तो यहां पर जो है, ये छाया क्षेत्र जो होता है देखने को मिल रहा होगा। ओके, और फिर यहां पर सॉलिड में जैसे ये पहुंचेंगी, ये फिर तेज गति से होते हुए चलेंगी, और यहां पर लिक्विड में फिर धीमी हो जाएंगी, फिर यहां से सॉलिड में आ जाती हैं, फिर तेज गति से पी तरंगे चलना शुरू हो जाती हैं। तो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के करीब आपको जो है पी तरंगे बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगी। ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। सेम इधर भी 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का होता है। अब चलते हैं
किस पे? अब बता रहे हैं, अभी आपको वेट करिए। अब हम एस तरंगों में चलते हैं। ये देखिए एस तरंगे, एस तरंगे चल रही हैं। ओके, ये सॉलिड है, तब तक तो चली है एस तरंगे, लेकिन जब लिक्विड आया जहां, रुक गई वहीं पल्ल्यो। तो ये केवल और केवल 105 डिग्री तक ही जा पाती हैं। बाकी जो एरिया होता है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। ओके, शैडो एरिया कहलाता है। और ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे थे, इतना हिस्सा ये पी का कहलाता था, शैडो एरिया कहलाता था, छाया क्षेत्र कहलाता था। ओके, और ये पूरा जो आप देखेंगे यहां से यहां तक, ये एस छाया क्षेत्र कहलाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप समझ गए अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप मूल की गहराई तरंग की तीव्रता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। याद रखिएगा, सबसे मेन योगदान होता है जैसे जैसे गहराई बढ़ती हुई चली जाती है। गहराई याद रखिएगा, जैसे जैसे नीचे सरफेस के नीचे जाएंगे, वैसे ही अधिक गहरा यानी कि 300 मीटर से लेकर के 700 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर से जो भी भूकंप के वेव्स है ना, इस मूल से, इस फोकस बिंदु से जो भी भूकंप की तरंगे आ रही होती हैं, एपिसेंटर की तरफ बढ़ रही होती हैं, जहां पर फील होता है, वो हमको कम फील होगा, जनाई ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में है। वहीं जो मध्यम से आ रही होती हैं भूकंप, ये हल्का फुल्का हमको जनाई पड़ेंगी। ये 70 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के रेंज से आ रही होती हैं। और वहीं जो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं, ये 70 किलोमीटर से आ रही होती हैं और यही हमको फील करवा देती हैं। इनका असर सबसे खतरनाक होता है। और इसमें तो मैंने अभी आपको एस तरंग दिखाया ही नहीं, वो भी जान लीजिए, उसके बिना तो कैसे काम बनेगा आपका। ये एस तरंगे ऊपर की ओर चल रही होती हैं, सरफेस, सॉरी एस नहीं, ये एल तरंगे हैं। एल तरंगे ये जो होती हैं एल वेव्स होती हैं, ये सरफेस वेव के नाम से जानी जाती हैं। याद रखिएगा, ये सरफेस पे ही चलती हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक यही होती हैं, सबसे ज्यादा तीव्रता होती है, लेकिन गति जो होती है इनकी सबसे कम होती है। ओके, चलिए भूकंप मूल की जो गहराई होती है, वही मैंने अभी आपको बताया था, वृद्धि के साथ भूकंप तरंगों की तीव्रता में क्या होती है, कमी होती हुई चली जाती है। जितनी ज्यादा गहराई से वो, जितने ज्यादा उनके जो भूकंप मूल जो होता है, जो फोकस पॉइंट होता है, जितना गहरा होता है, वो कम तीव्रता के भूकंप को जनरेट कर रहे होते हैं। ओके, चलिए भूकंप से प्रभावित कुछ क्षेत्रों के बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि जब महासागर के नीतल पर, महासागर है ये, उसके नीतल पर जब तनाव मूलक बल के वजह से अपसारी प्लेट संचलन हो रहा होता है, तो जो भ्रंशन की क्रिया जब जनरेट होती है, तो उनसे जो भूकंप बनता है वो छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप कहलाता है। और फिर जब यही चौड़ाई कम होती चली जाती है, इनका प्रेशर, इन पर जो नीचे की ओर प्रेशर डाल रहे हैं वो कम होता हुआ चला जाता है, ये कम होता हुआ चला जा रहा है। फिर नीचे जो है मैग्मा का जनरेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर चट्टानों का क्षेपण हो रहा है, रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्वों का विघटन हो रहा है, फिर मैग्मा का यहां पर निर्माण हो रहा होता है। तो इनसे जनित जो भूकंप आता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल मंडल पर जो मैग्मा की उत्पत्ति की वजह से, उन्हें कहा जाता है कौन सा, मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्षेपित वाले में बताते हैं, बेनियोफ जोन क्या होता है ये भी तो जान लीजिए। जैसे कि ये दो प्लेटें हैं। ओके, अब जब प्लेट जो होती है महासागरीय प्लेट, ये 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री पर जब ये बेंड करते हुए नीचे की ओर इनका सबडक्शन होता है या क्षेपण होता है, तब इनके जो ये स्थिति होती है, जो ये इनका ये
डायरेक्शन होता है, ये जो जोन कहलाता है यही बेनियोफ जोन कहलाता है। और इस क्षेपण की वजह से, इस सबडक्शन की वजह से जो भूकंप क्रिएट होता है उसे कहा जाता है कौन सा, फिर वही बेनियोफ जोन की वजह से जनित भूकंप कहलाता है। ये थोड़े गहरे और मध्यम दोनों तरीके से ये आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। ओके, तो ये था भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, ध्यान दीजिएगा इसे। चलिए आगे जानते हैं क्या है। आगे है भूकंप से, भूकंप के क्या क्या कारण हैं, भाई इनको भी जान लेना जरूरी होता है। किन कारणों से ये क्या कहा जाता है, जैसे कि प्राकृतिक कारणों से ये इनका जनरेशन हो सकता है। प्राकृतिक कारण कैसे, जब भ्रंश की क्रिया, अभी आपने पढ़ा था, भ्रंश की क्रिया के फलस्वरूप तनाव मूलक बल के कारण उनसे जब प्लेटों में जब संचलन होता है तो उससे भी भूकंप क्रिएट होता है। ज्वालामुखी जब मैग्मा ऊपर की ओर आता है, फाड़ते हुए तोड़ते हुए सब कुछ लावा बाहर की ओर निकलता है, तब हमारा क्या कहा जाता है, तब भी भूकंप क्रिएट होता है। गैसों का फैलाव, जब नीचे दरारों में पानी आ जाए और नीचे का तो एकदम गर्म गलित मैग्मा के रूप में बना ही हुआ है, पानी का कहीं से यहां पर लीकेज हो जाए तो जो वाष्प क्रिएट होगा, जो गैसेस यहां पर होती हैं वो उनमें फैलाव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। चट्टानों पर वो प्रेशर डालना शुरू कर देंगे, जिनकी वजह से भी जो भूकंप क्रिएट होता है वो गैसों का फैलाव के कारण जनित भूकंप कहलाता है। और टेक्टोनिक मूवमेंट तो आपने बता ही था, अपसारी समानांतर सब में तो भूकंप के फील हो ही जाते हैं। चलिए मानव जनित कौन कौन से भूकंप होते हैं ये भी जान लीजिए। मानव जनित भूकंपों में आप 2, 3, 4 कुछ प्रकार के भूकंप देख सकते हैं। जैसे खनन की क्रिया के द्वारा भूमिगत जल का निष्कर्षण जब किया जा रहा होता है तब भूकंप का फील किया जाता है ना, क्योंकि उसमें बड़े बड़े मशीनों से जब क्रियाएं हो रही होती है तब, या तो फिर क्या कहता है डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है या अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, खनन की क्रिया में उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इनसे भी जो धरती कांप जाती है वही भूकंप कहलाती है। ये मानव जनित होती है, एंथ्रोपोजेनिक कॉज कहलाता है। बांधों का निर्माण, इनसे भी, अब बांधों के निर्माण से, जैसे कि ये बांध है, यहाँ पर जब गाद लगातार इकट्ठा होता रहता, कोयना महाराष्ट्र में आप देखेंगे वहां पर जो भूकंप क्रिएट हुआ था वो बांध की वजह से हुआ था। तो ये जब गाद इकट्ठा होता रहता है पानी के नीचे तो प्रेशर डालता है धरती पर, और जब प्रेशर डालेगा धरती पर तो धरती हिलेगी, और इन्हीं की वजह से जो भूकंप क्रिएट होगा वो मानव जनित बांध के कारण निर्मित भूकंप कहलाएगा। परमाणु जब विस्फोट होता, अरे परमाणु विस्फोट हुआ या भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ, इसमें तो भूमि हिली जाती है पूरी धरती। इसमें हम क्या बताएं, लड़ाई युद्ध छिड़ी रहा है, आप देख ही सकते हैं। अन्य कारकों में उल्कापात, ऊपर से कोई, ब्रह्मांड से कोई उल्का आकर के गिर जाए, टकरा जाए तो आपको भूकंप का फील वहां पर हो जाएगा। अन्य आकाशीय पिंड भी जब गिर रहे होते हैं तब भी हमें भूकंप वहां पर फील होता है। ओके, तो ये भूकंप के बारे में था कि कैसे कैसे वो क्रिएट होते हैं। चलिए इनके कुछ प्रभावों के बारे में भी जान लेते हैं। सिंपल से प्रभाव है, बिना इनके कैसे भूकंप पूरा कंप्लीट होगा। तो इनमें विनाशकारी भूकंप क्या होता है, ये भारी तबाही करते हुए चलते हैं, जन धन की हानि होती हुए चलती है। कितने लोगों को देखे होंगे, उनके घर तबाह हो जाते हैं, अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाते हैं। ये भूकंप विनाशकारी तो होता ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये लाभकारी भी होता है। वो कैसे, जब भ्रंशों का निर्माण होता है और उसमें जब जल का जमाव होता है तो इनसे जो झील निर्मित होती है उसका कई उपयोग होता है। दूसरा कारण क्या होता है, खाड़ियों का निर्माण होता है महासागरों में, जिसके कारण बंदरगाह बनाने में आसानी होती है, जहाजों के आवागमन में आसानी हो जाती है। तीसरा कारण क्या होता है, भूकंप जब आता है तो इसमें जब तनाव मूलक बल की वजह से जो भूकंप क्रिएट हो रहा होता है तो नीचे से जो खनिज तत्व होते हैं वो ऊपर की ओर आ रहे होते हैं, इससे नए नए आपको खनिज तत्व प्राप्त हो रहे होते हैं। तो ये कुछ लाभकारी भूकंप होते हैं, समझ गए। भूकंप विनाशकारी हो कोई जरूरी नहीं, मतलब होता ही है,
ओके, लेकिन ये लाभकारी भी होते हैं। ओके, चलिए भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक जान लेते हैं। भाई उसको भी तो जानना जरूरी है। ओके, तो इनके कौन कौन से इनके होते हैं, जैसे चट्टानों की संरचना के आधार पर पदार्थ का, अभी मैंने बताया था घनत्व बढ़ने से तरंगों की गति में क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है, आगे ही मैंने बता दिया था अभी आपको। ओके, तरंगों की तीव्रता, पी, एस और एल तरंगों की तीव्रता, जिसकी जितनी ज्यादा तीव्रता उतनी ही ज्यादा तेज गति से भूकंप आते हैं। तीव्रता से मैं आपको बता देता हूं, भूकंप जो होता है रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर इसको मापा जाता है। ये ओपन इंडेड होता है और ये क्लोज्ड होता है, मतलब इसमें जितना भी है कि 1 से 12 तक की इसमें वैल्यू है तो उसी के अंतर्गत ही इसकी गणना की जाती है। इसमें 0 से लेकर के 10 पॉइंट तक इसमें गणना की जाती है, जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और रिएक्टर जो स्केल होता है, जब इसमें 1 की वृद्धि होती है तो तीव्रता जो होती है भूकंप की ये 10 गुना वृद्धि कर जाती है, और वहीं पर इसकी तीव्रता तो 10 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं उसका जो ऊर्जा जनरेट होती है धरती से, वो कितनी जनरेट हो रही होती है, वो 32 गुना एनर्जी जनरेट कर रही होती है धरती से। इसीलिए रिएक्टर स्केल पर हमारी गणना अधिक की जा रही होती है। ओके, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। समझ गए अच्छे से? चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं, भूकंप मूल की गहराई जितनी ज्यादा, अभी छिछले मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आपने पढ़ा था, उसके आधार पर देखे थे कैसे भूकंप जो है उसकी गहराई मापी जाती है। फिर पर्यावरण, जितने ज्यादा वृक्ष लगेंगे उतने ज्यादा क्या कम जो है भूकंप आने के चांसेस रहेंगे। ज्यादा सुनना चाह रहे थे क्या? उतने ही कम भूकंप आएंगे। ओके, तो ये था भूकंप के बारे में एक छोटी जानकारी। संपूर्ण भूकंप इसी में तो समा गया। आगे हम ज्वालामुखी लेकर आएंगे, भड़का देंगे। लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। जय हिंद, जय भारत।